धन्यवाद संचालक संदीप जी। सर्वप्रथम मैं श्री अवतारी गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ तथा ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा महाराणा प्रताप जी के त्याग, बलिदान और स्वाभिमान को मैं नमन करता हूँ। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प से सिद्धि तक विषय पर आयोजित बीएड विभाग के सौजन्य से इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय के आदरणीय माननीय कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी, साथ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित निदेशक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रामानंद जी, इस संगोष्ठी की संयोजिका डॉक्टर चित्रा सिंह मैडम, संचालक संदीप जी, यहाँ पे बैठे हुए कुछ हमारे परिचित गोरखपुर विश्वविद्यालय से आए हमारे मित्रगण, डॉक्टर सुनील जी बैठे हुए हैं, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के जो डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ हैं, डॉक्टर लक्ष्मण जी जो चौड़ी चौड़ा से आए हैं। अगर मैं पीछे देखूँ तो पाठक जी आए हैं सुकरौली से, उनके बगल में नीरज जी आए हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से, अर्चना मैडम आई हैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से, और बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं शायद पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है। ऐसे शिक्षाविद शोधार्थी छात्र के साथ इस महाविद्यालय के अनुशासन प्रिय छात्र छात्राओं, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मुझे इस समापन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला। साथ ही कुछ गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए और भी हैं, क्योंकि मंच पे आज ऐसी 2 विभूतियाँ बैठी हुई हैं जिनका मेरी इच्छा कर रही है कि मैं इनका थोड़ा हट के स्वागत भी कर लूँ। हमारे बीच में हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी साहब, जो हम लोग के अपने हैं। जब मंच पे आपके बीच में अपने मुख्य अतिथि हों और अध्यक्ष भी अपना हो तो अपना सिरा चौड़ा हो जाता है। तो आज हमारे बीच में सैनी साहब हैं, जो यहाँ के मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज जब हुआ करता था तो आप उसके प्राचार्य थे। वहाँ से आप झांसी गए, वहाँ से झांसी से आप नोएडा भी गए, वहाँ से दिल्ली भी गए, लेकिन पूरी यात्रा करके पुनः आप इसी मदन मोहन जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो आज प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है, उसके कुलपति के रूप में आपने कार्यग्रहण किया है। आप शिक्षक के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी हैं। मैं अपने उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से अपने महाविद्यालय में, अपने परिक्षेत्र के महाविद्यालय में मैं ऐसे कुशल प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षक का मैं आप सभी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर रामानंद जी को मैं देखा तो मुझे लगा कि इनसे मैं कहीं मिला हूँ। मैं इनसे खोद के पूछ रहा था रहने वाले कहाँ के हैं। बात निकल के आ ही गई कि आप हम लोगों के बगल के जनपद बस्ती के कलवारी क्षेत्र के हैं, यानी आपकी जड़ और हम लोग की जड़ एक ही है। जब जड़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो तो कैसा महसूस कर सकते हैं, वो मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आप जितने भी नई शिक्षा नीति से जुड़े हैं, आपने सोशल सेक्टर में बहुत से काम किया है, और आपकी उम्र को आप मत देखें, आप इनके अनुभव को देखें कि इन्होंने समाज में कितना काम किया है। ऐसे मुख्य अतिथि का मैं पुनः अपने तरफ से भी, महाराणा शिक्षा परिषद सोसाइटी की तरफ से भी, अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से भी इस अवसर का फायदा उठाते हुए आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। सर ने जैसी बात कही कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सही कहा सर ने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे वैसे नहीं है। इस पर घोर तपस्या की गई 4 साल के अथक प्रयास से, जिसमें मेरा भी योगदान है, आपका योगदान है, शिक्षकों का योगदान है, और इंडस्ट्रियलिस्टों का योगदान है, शहर के लोगों का योगदान है, गांव के लोगों का योगदान है। 4 साल की मशक्कत के बाद यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोगों के बीच में आई है, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और आपको याद होगा कि 29 जुलाई
2020 को इसको असली जामा पहनाया गया और उत्तर प्रदेश, मुझे गर्व के साथ कहने की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश वह अग्रणी राज्य था पूरे देश में उस शिक्षा में सत्र 2021-22 में इसको स्नातक प्रथम वर्ष में लागू किया और सत्र 22-23 में इसको बड़ा स्नातक स्तर पर लागू कर दिया। अगर हम लोग पूछे कि क्या जरूरत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, मुझे याद है जब यूनाइटेड नेशन में 2015 में यूनाइटेड नेशन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए जा रहे थे, तो उसमें एक चौथा गोल था कि अच्छे जीवन के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शायद वही उद्देश्य रहा होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए यह राष्ट्रीय सेवा शिक्षा नीति आई और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जन जन तक पहुँचाएं। पहला मैं एक एक बिंदु लूँगा क्योंकि ये जो संकल्प हम लोगों ने 2020 में लिया था, आज 2023 आ रहा है, 3 साल लगभग बीतने जा रहे हैं, तो हमने 3 साल में कौन सी काम किए, कौन से काम अधूरे हैं, उस पर मैं चर्चा आपके बीच में करना चाहूँगा। पहला अगर हम लोग देखें तो शिक्षा का प्रसार, पहला जो बिंदु था कि हम लोग शिक्षा का प्रसार करें। उत्तर प्रदेश शासन और की ये मंशा है कि उस शिक्षा को हम समाज के उस तबके तक ले जाएं, उस पायदान पे ले जाएं जो अंतिम तबका कहा जा सकता है और उसके दरवाजे पे उस शिक्षा हम लेकर जाएं। मुझे खुशी हो रही है कहने में कि आज उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय इस कार्य को कर रहे हैं, 21 राज्य विश्वविद्यालय काम को कर रहे हैं और साथ में 331 एडेड कॉलेज, 171 गवर्नमेंट कॉलेज और सबसे बड़ी संख्या हमारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों की है जो 7,370 से अधिक है। इतने शिक्षण संस्थान उस शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन प्रतिबद्ध है नए विश्वविद्यालय खोले जाने का। जो निजी विश्वविद्यालय थे 5 वर्षों में अभी 20 थे, आज उनकी संख्या 36 तक हो गई है, ये जान के आपको गर्व होगा। और 2 नए विश्वविद्यालय अभी देवी पाटन मंडल में, एक विंध्याचल मंडल में प्रस्तावित है, निश्चित जल्दी खुल जाएगा। अभी 2 वर्षों के भीतर आपने सुना होगा कि आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय खुल चुका है, सहारनपुर में खुल चुका है, अलीगढ़ में खुल चुका है। तो इससे ये प्रतिफल निकल रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक एक बिंदु पर कितनी गहनता से मॉनिटरिंग कर रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के बारे में जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में स्वतः चिंता व्यक्त करते हैं और उसकी अपनी सलाह देते हैं। तो ये नीति में अगर आप लोग कहें कि हमने क्या किया, तो अभी आप जानेंगे। गोरखपुर के बारे में बात करूं तो आप जिस विश्वविद्यालय से आते हैं गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय, अभी नया विश्वविद्यालय यहाँ पे खुला है, महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय खुला है और आपको आश्चर्य होगा मात्र 3 साल में इस महाविद्यालय की संख्या 2000 से अधिक हो चुकी है। ये है परिणित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। और अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने 21 महाविद्यालय नहीं खोल रहे हैं, राजकीय महाविद्यालय 75 और प्रदेश में खुल रहे हैं। यानी इतने खुल जाएंगे तो आपको याद होगा GER ग्रास एलिमेंट्री रेशियो जो 18-19 में आपका 26.3 था देश का, उत्तर प्रदेश का 25.8 था। अगर पूर्वांचल की बात करें तो 20 के लगभग था। आज के समय में एक आंकड़े के अनुसार वो 27 से 30% तक पहुंच चुका है और जो लक्ष्य हम लोग को मिला है, हम लोग को लक्ष्य मिला है कि 2035 तक हम उस शिक्षा में ग्रास एलिमेंट रेशियो को 50% तक पहुँचाऊँ। मुझे आशा है जिस रफ्तार से काम हो रहा है वह 2035 क्या 2030 और 32 में ही हम लोग ग्रास एलिमेंट रेशियो 50% तक उस शिक्षा में पहुँचाएंगे। तो ये एक आंकड़ा है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का ग्रास एलिमेंट रेशियो 51% है, साउथ कोरिया का 94% है। तो हमको उनकी लेवल तक पहुंचना है, जिसमें यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसको 5 सालों में सीधे तक पहुंचाएंगे। इस दूसरा बिंदु बहुत बढ़िया था जो नई शिक्षा में नीति में लिखा था कि भारतीय भाषाओं का संवर्धन और मातृभाषा में शिक्षा। कितना बढ़िया जब हम सोचते हैं तो अपनी मातृभाषा में सोचते हैं। जब भी हम क्रोध में हों या भावनाओं में बहें तो पहला जो शब्द निकलता है वो अपनी मातृभाषा में।
तो आज उत्तर प्रदेश शासन चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से चाहता है कि हम अपनी भाषाओं का संवर्धन करें, हम अपनी भाषाओं को संरक्षित करें। मुझे कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैं जब चाइना में था तो मैं जब उनसे बात करता था अपने देश के लोगों में, दूसरे प्रदेश के लोग थे तो मुझे इंग्लिश में बात करते थे, दूसरे पाकिस्तानी से मेरी बात हिंदी में हो जाती थी, तो वो लोग कहते थे अपने देश में आप अलग अलग बात। मैं कहता था यही है अनेकता में एकता, हम एक हैं। तो हमको भी चाइना जब अपनी भाषा में डेवलप कर सकता है, जर्मन अपनी भाषा में डेवलप कर सकते हैं, जापान अपनी भाषा में डेवलप कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो पूरा का पूरा पैकेज है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि अपनी भाषाओं का संवर्धन करें। एक रिपोर्ट के अनुसार 50 वर्षों में 50 भाषाएं भारत से विलुप्त हो चुकी हैं। यूनेस्को का एक आंकड़ा है कि 197 भाषाएं जो विलुप्त प्राय हो चुकी हैं। तो आवश्यकता है इस पर भी शासन और नई शिक्षा की व्यवस्था दी गई है कि जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं का एकेडमिक बनाया जाए और जो पांडुलिपियाँ हैं उनका अनुवाद भी किया जाए, जिससे वो लोग जो उस भाषा में उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं दूसरी भाषा में पढ़ें। और खुशी की बात है कि अब ई कंटेंट जब डेवलप हो रहे हैं तो केवल अंग्रेजी में नहीं हो रहे हैं, 8 भाषाओं में ई कंटेंट डेवलप हो रहे हैं, जिससे हमारे वो बच्चे जो उस भाषा को नहीं जानते हैं तो अपनी भाषा में उस ई कंटेंट को पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारी भाषा को इसके लिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को, कि भाषा के संवर्धन में कार्य करें। और प्रदेश सरकार ने उनके यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है कि भाषा के संवर्धन कैसे किया जाए। तो एक ये रास्ता निकल चुका है जिसमें संवर्धन करें। उच्च शिक्षा विभाग भी 5 जगहों पे भाषा के लिए कार्य कर रहा है, जो 5 सेंटर हैं जहाँ पे आप भारत के 13 विषयों में कोई भी भाषा सीख सकते हैं। वह सेंटर है प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद और रायगढ़। आप भी वहाँ पे अपनी भाषाओं के संवर्धन का कार्य कर सकते हैं। दूसरा, नई शिक्षा नीति में जो एक बहुत बड़ा दिया गया था कि वैज्ञानिक और तार्किक सोच को डेवलप किया जाए। वहाँ कहाँ तक पहुँचे माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार मैं संबोधन सुन रहा था प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा था कि हम क्या सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कैसे सोचते हैं। तो हमको वैज्ञानिक सोच की जो रुचि है, अभिरुचि है, अपने बच्चों में डेवलप करनी होगी। और मुझे याद है अपनी ऋषि परंपरा, हमारे ऋषि परंपरा में आपने देखा होगा कि ऋषि लोग अपने अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान होता था उस ज्ञान को दर्शन और अपने धर्म से जोड़ देते थे, क्योंकि उसमें दर्शन और जो आपका धर्म था वही प्रभावी था। आवश्यकता है जो हमारे दर्शन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम विज्ञान की कसौटी पर खरा करें और उसको अपने पाठ्यक्रमों में लागू करें। अगर यहाँ पूरा क्लास बैठी है, अगर 99% कोई एक आदमी एक जवाब का आंसर एक देता है, अगर कोई बच्चा अकेला उस आंसर से सहमत नहीं है तो उसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितने 99% लोग एक तरफ लड़े। क्यों? क्योंकि अगर उसने कुछ अलग सोचा है तो वह है सृजनात्मकता, उसको हम नकार नहीं सकते। यानी उसके अंदर वो सोच आई कहाँ से, तो उसकी सोच को भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। हम ये मेजॉरिटी के आधार पर उसके सोच को हम खाली नहीं कर सकते। तो ये जो है नई शिक्षा नीति में व्यवस्था दी गई है कि वैज्ञानिक रूप से सोचें और सरकार और शासन प्रतिबद्ध है वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, बहुत अच्छा पॉइंट था कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया जाएगा सिस्टम। तो गरीब बच्चे जब पढ़ाई करेंगे, उनकी लड़कियां अगर शादी हो जाएगी तो पढ़ाई उनको रोक देगी, ससुराल जाएंगी, जब मन करेगा आएंगी पढ़ाई करेंगे। यह सोच था कि ड्रॉप आउट जो है कम होगा, लोग पढ़ाई कम छोड़ेंगे और इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं आ गई, जैसे कि ये कहा गया कि 1 साल आप सर्टिफिकेट 1 साल करेंगे सर्टिफिकेट, 2 साल पे डिप्लोमा, 3 साल पे डिग्री, 4 साल पे रिसर्च की डिग्री के साथ मिलेगा। समस्या ये है कि हम लोग 3 साल के बीच में, मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूँ, मैं जब सिलेबस उठा के देखता हूँ तो पहला 1 साल के बाद लड़कियों को डिग्री मिलती है माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी करके सर्टिफिकेट को, लेकिन वो डिग्री पे उसके सर्टिफिकेट हर साल पे लिखा होना चाहिए। लेकिन दूसरे साल जब वो लड़का जाता है पढ़ने के लिए, अब उसको डिप्लोमा मिलना चाहिए, तो वहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। अब 6 महीना उसने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, 6 महीना माइक्रोबियल टेक्निक पढ़ा, दोनों में कोई तारतम्य नहीं बन पाया।
तो आवश्यकता है उस तरह की डिग्री की। जैसे उसको फैंसी वर्डों से हम जोड़ें, जैसे अगर हम उसको लिख देते डिप्लोमा इन गार्डनिंग, डिप्लोमा इन प्लांट प्रोटेक्शन, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, तो आदमी भी उसको जॉब मिलने में आसानी होगी। हमारी समस्या है कि समाज के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अपने दिमाग में परिवर्तन करना होगा कि अपने जॉब को देते समय वो इस डिग्री का नाम डालें कि अगर कोई बच्चा डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, डिप्लोमा इन नर्सरी करे तो उसको जॉब दिया जाए। अभी तक कोई ऐसा सोशल सेक्टर अभी आगे नहीं आया है जो उस डिग्री के आधार पे जॉब दे। तो आशा मैं करता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सोशल सेक्टर के लोग भी इस साथ कंबाइन करके इनको भी जॉब दें, नहीं तो ऐसी स्थिति आएगी कि बच्चा डिग्री लेके जाएगा, समाज में उस डिग्री एडवर्टीजमेंट में वो शब्द ही नहीं लिखा होगा कि उसको जॉब मिले। तो जैसे विदेशों में होता है कि उस तरीके से हमको भी इसको जोड़ना होगा। जब रिव्यू होगा तो हम लोग बात करेंगे। फिर इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई जब क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम में आज हमने एक एबेकस पोर्टल बना लिया है। एबेकस पोर्टल है एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। एक पोर्टल है जिसमें हमको और आपको सबको रजिस्टर्ड करना है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ सर कि हमारे परिक्षेत्र के सभी महाविद्यालयों ने एबेकस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है। महाविद्यालय के शिक्षकों का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, बस विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। जिस दिन सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिस दिन हमारे रिसोर्स का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उस दिन हम अपने रिसोर्स की शेयरिंग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में करेंगे। और एकेडमिक ट्रांसफ़र जो बैंक से माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात हो रही है उसको हम लोग कर पाएंगे। आशा है कि 6 महीने के भीतर ये पोर्टल हो जाएगा और एकेडमिक ट्रांसफ़र की जो बाधा है वो भी समाप्त हो जाएगी। अब जंगल भूषण का बैठा वो बैठा मैडम क्या डिविजनाथ में बैठ के पढ़ाई करेगा, इसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर एक नया जो आया था मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच। एक बिंदु था कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में मतलब ये विज्ञान, साइंस, आर्ट सब खत्म हो जाएंगे, एक दूसरा कोई पढ़ेगा। लेकिन वास्तविकता है कि अभी भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि सर IIT, IIM के बच्चे आजकल देखिए फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अधिक IIT, IIM के बच्चे जा रहे हैं। क्यों? उनके पास, लेकिन वहाँ पे अभी भी टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो हमारे सोशल सेक्टर्स के या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं वहाँ पे नहीं। तो जब हम फैकल्टी एक्सचेंज की बात करेंगे, जब तक मुझे याद है मेरा भांजा है वो कंप्यूटर का इंजीनियर कह रहा है मामा हम पंचतंत्र पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक हम बनाएंगे। हमने कहा बेटा कभी संस्कृत पढ़े हो, कभी पंचतंत्र पढ़े हो? फिर ना हमने कहा कि यह शिक्षा नीति आपको अवसर दे कि आप संस्कृत भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें, तब अपने जिससे आपका अंदर से जुड़ा होगा तब आप अच्छा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो ये एक सामंजस्य की अभी कमी है। मैं चाहता हूँ कि IIT, IIM जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर कोई डॉक्टर साइकोलॉजी पढ़ा हो तो जब मरीज से बात करेगा कितना अच्छा होगा, कितने प्रेम से वो बात करेगा, जो झगड़ा झंझट होते हो शायद न हो पाए। तो इसकी आवश्यकता है, इसको हम लोग टेक्निकल एजुकेशन में भी ले जाएं, लॉ में भी ले जाएं, मेडिकल में ले जाएं, एक जो सामंजस्य बन सके। मुझे याद है कि BHU में मैं पढ़ता था और BHU में एक गीत सर जानते होंगे जो कुलगीत है, मधुर मनोहर अति सुंदर। वहाँ के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के शांति स्वरूप भटनागर साहब हुआ करते थे, उन्होंने लिखा था। तो देखिए केमिस्ट्री का आदमी लिख रहा था उसमें, JC बोस साहब फिजिक्स के आदमी थे, लेकिन उन्होंने बॉटनी में रिसर्च किया। और आपने कई ऐसे हिंदी अंग्रेजी के विद्वानों को देखा होगा जिनकी कविताएं हिंदी में थी। होता क्या था उस समय आदमी अपना विषय के साथ पढ़ाई करता था, बीच में खाली समय में प्राइवेट अन्य साहित्य को पढ़ता था। लेकिन आज अवसर ये आपकी शिक्षा नीति दे रही है कि हम अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ भी अपने साहित्य से, अपने भाषा से, अपने प्रारंभिक ज्ञान से अपने आप को जोड़ें, जिससे हम उसका उपयोग जो है टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ करते हुए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनावें जिसमें समझ भी हो और हमारी जो मूल चीज़ें हैं उसको वो खाने में सामर्थ्य भी हो। याद करिए, लेकिन कहना है सर हम बहुत ऐसे महाविद्यालय जहाँ पे तो 7 सब्जेक्ट चलते हैं, अगर उनको दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लेना हो तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसमें हमको काम करना है, उनको हम कैसे फ्रीडम दें कि वह उस फैकल्टी को दूसरे फैकल्टी के साथ जोड़ा जा सके। अभी एक समस्या और आ रही है कि एक टाइम टेबल उसमें आपस में लड़ जा रहा है।
कि पढ़ाई माइनर, उसमें कई बन गया, मेजर बन गया, माइनर बन गया, को करिकुलर बन गया, वोकेशनल बन गया, और कौन किसके साथ कब पढ़ना है, टीचर हमारे उस दिशा में नहीं है। इस दिशा में हमको प्रयास करना होगा कि हमें टीचर्स की स्किल डेवलपमेंट कोर्स उनको स्किलिंग करानी पड़ेगी, री स्किलिंग करानी पड़ेगी, जो सक्षम होकर इसको और आगे ले जाए। और फिर शोध नवाचार की बात पे आती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शोध नवाचार पे कहा है कि शोध नवाचार को बढ़ावा चाहिए। मैं बड़े गर्व साथ कहता हूँ कि अभी अगस्त में भारत सरकार द्वारा जो एक था अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया जाना था, वो अब विधेयक पास हो चुका है, और अभी तक उस विधेयक में है कि 50,000 करोड़ 23 से लेकर 28 तक वह शोध पे DST के माध्यम से खर्च किया जाएगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अभी तक GDP का केवल हम लोग 6% माना गया था, 6% खर्च करेंगे, लेकिन अभी 4.43 खर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च में हम मात्र 7.7% खर्च कर रहे हैं। तो उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि 0.7 से उठा के हम 2% तक खर्च करेंगे शोध पे। अगर दूसरे देशों की बात करें, चाइना 2.1 खर्च करता है, कोरिया जो है 4.1 खर्च करता है, जो आपका इजराइल सबसे अधिक रिसर्च पे खर्च करता है 4.3 खर्च करता है, USA 2.8 खर्च करता है। तो हम भी कम से कम 2% तक 28 तक पहुंच जाएंगे। जब तक शोध हमारा अच्छा होगा तो निश्चित ही नवाचार रहेगा और हम अच्छी अच्छी तकनीकों को लागे ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन में इसने काम किया है, उसने 168 प्रोजेक्ट के लिए 4 करोड़ रुपए विगत वर्ष दिए। 196 सेमिनार्स के लिए उन्होंने 80 लाख रुपए दिए। 6.5 करोड़ रुपए उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए दिए, और कई शोध पीठ, हर विश्वविद्यालय में शोध पीठ की स्थापना कराई गई है। गोरखपुर में भी योगी गुरु श्री गोरखनाथ शोध पीठ का स्थापना है, दीनदयाल शोध पीठ की स्थापना है, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कानपुर में स्थापना की गई है। तो हर जगह, सिद्धार्थनगर में स्थापना है, नीरज जी को पता है। तो इस तरीके से शोधपीठ के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश चाहती है कि जो नवाचार, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य अवयव है, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। फिर है ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा जैसे सर चले गए बता रहे थे, कोविड काल की देन है। ऑनलाइन शिक्षण में भी हम लोग बहुत तेजी से आगे काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश शासन ने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन डिजिटल लाइब्रेरी। उस पर 85,000 ई कंटेंट अपलोड है। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि उसमें से 2400 ई कंटेंट गोरखपुर विश्वविद्यालय और उनके समस्त महाविद्यालय से द्वारा अपलोड किए गए हैं। लेकिन आपका महाविद्यालय महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने अकेले 1400 ई कंटेंट उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी से अपलोड किया है, और आज के समय में आप उत्तर प्रदेश के प्रथम महाविद्यालय हैं जिसने इतने अधिक ई कंटेंट अपलोड किए हैं, जिसका उपयोग पूरे भारतवर्ष के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। ये इस तरह की अनोखी डिजिटल लाइब्रेरी है, बिना पैसा लगे। उसको गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिला है। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया खड़गपुर से उसने अनुबंध किया है। तो ये हर्ष का विषय है कि मेरा महाविद्यालय, आपका महाविद्यालय इस दृष्टि में सबसे अच्छा काम किया है। और शासन के द्वारा भी काम किए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की जो योजना, एक युवा सशक्तिकरण योजना थी, DG शक्ति के माध्यम से 1000 टैबलेट और स्मार्टफोन बच्चों को दिए जा रहे हैं। और लगातार रोज आप पेपर में पढ़ते होंगे कि आज इतने बच्चे टैबलेट और लैपटॉप से और मोबाइल से लाभान्वित हुए। तो ये इस योजना के माध्यम से भी हम अपने युवाओं को सशक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन प्रतिबद्ध है कि हमारे युवा टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर से उल्लैस हों, जिससे वह इसका सामना, आने वाली चुनौतियों का सामना बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। इसके बाद एक और है कौशल और व्यावसायिक शिक्षा। कौशल और व्यावसायिक शिक्षा में लर्न टू अर्न एक था कि हम पढ़ाई के साथ अर्न करें। समस्या यहाँ पे है कि लर्न हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री है हमारे साथ नहीं है। यहाँ से इंडस्ट्री में के लिए उसको कानपुर, लखनऊ और आगे जाना पड़ता है। तो मेरा मानना है जहाँ पढ़ाई हो वहीं पे इंडस्ट्री हो, कि बच्चा वहाँ से लर्न करे और अर्न करे। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो आपके
पूरे प्रदेश में लागू है, उसका पर रिसर्च हमारे शोधार्थी हमारे विश्वविद्यालय करें और केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम न रुकें, हम लोग वन तहसील वन प्रोडक्ट पे जाएं, वन विश्वविद्यालय वन प्रोडक्ट पे जाएं, वन गांव वन प्रोडक्ट पे जाएं। अधिकतर ये स्थिति आवे तो एक विद्यार्थी वन प्रोडक्ट पे जाए तो शायद हम सफल होंगे कि हमने उस दिशा में काम किया। अभी एक नई योजना आई है, माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना आई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये दिया गया है कि आप अप्रेंटिस के लिए आवेदन करें और आपको फ्री ऑफ कास्ट अप्रेंटिस कराई जाएगी। लेकिन अभी तक इसका प्लेटफॉर्म बन रहा है, शीघ्र ही बन जाएगा। आप जो लोग भी अप्रेंटिस करना चाहेंगे नई शिक्षा नीति के तहत आप उसको कर सकते हैं। दो चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इसमें, एक उन्नति फाउंडेशन है गोरखपुर में, उसका ये भी हुआ है कि आपके महाविद्यालय में फ्री ऑफ कास्ट आके बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसका भी लाभ हमको मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक कृष्ण संस्था है जिसके चीफ एडवाइज़र VLSS सुब्बाराव साहब ने गोरखपुर का भ्रमण किया था, आपके विश्वविद्यालय भी गए थे वो। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ BBA लॉजिस्टिक, BBA रिटेल, BBA हेल्थ केयर, BBA टूरिज्म में आप बच्चे दीजिए, कोर्स शुरू करिए, जॉब मैं दूंगा और मैं अप्रेंटिस कराऊंगा फ्री ऑफ कास्ट। अगले वर्षों में कोर्स लागू हो जाएंगे और ये इतना उत्साहित होकर यहाँ से गए, उन्होंने कहा कि अगले साल तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, इस बार हमको 100-200 बच्चे दीजिए जिनको मैं जो कॉमर्स पढ़ के पास हो चुके हैं उनको मैं अप्रेंटिस करा के और जॉब देने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो इस तरीके के प्रयास और पहल हो रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास, उसको बढ़ावा मिले और हमारे बच्चे जो स्किल डेवलप्ड हों और उनको रोजगार का सृजन हो सके। सबसे अधिक समस्या है हमारे ह्यूमैनिटीज़ के लोगों में, 36% ह्यूमैनिटीज़ के लोग पढ़ाई करते हैं, 70% साइंस पढ़ता है, 13% टेक्नोलॉजी और 13% कॉमर्स, लेकिन सबसे कम जॉब जो है ह्यूमैनिटीज़ के पास है। तो अब ये मंथन होना चाहिए कि हम कैसे ह्यूमैनिटीज़ के लोगों को और जॉब दे सकें, जैसे टेक्नोलॉजी को हम लोग दे रहे हैं। फिर पारंपरिक और नैतिक शिक्षा की बात है, होलिस्टिक अप्रोच की बात है। मैं इस महाविद्यालय को मानता हूं कि अगर होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करने की बात हो तो एक बार महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय आ जाइए। होलिस्टिक अप्रोच कहते किसको हैं, चाहे बौद्धिक विकास की बात हो, चाहे आध्यात्मिक विकास की बात हो, चाहे शैक्षणिक विकास की बात हो, सब यहाँ पे मिलेगा। मैं देखता हूँ कि कभी आप संचालन करते हैं, कभी आप संचालन करते हैं, कभी इधर से कोई नया संचालक आ जाता है। मैं याद करता हूँ कि संचालक का नाम तथा पता चला कि दूसरा संचालक आ गया। तो ये होता है होलिस्टिक अप्रोच कि सबको समान अवसर मिलता है कि बच्चा भी सीखता है और जब यहाँ से निकलता है तो उसके व्यक्तित्व इतना विकास हुआ रहता है कि उसको कभी भी समाज में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो नैतिक के लिए हम लोगों ने सिलेबस में डाल दिया है, 6 कोर्स क्रेडिट में पढ़ चुके हैं, कौशल मिशन में भी डाल दिया गया है। लेकिन समस्या है कि मेरा तो बस एक मानना है कि नैतिक विकास आपने इतना पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय कैलेंडर जो अपना कैलेंडर जो विश्वविद्यालय के लिए कैलेंडर जारी किया गया है, एकेडमिक कैलेंडर, उसमें टाइम टू टाइम का फ्रेम लाइन दिया गया है और उसमें पहली बार दिया है कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाई जाए, उनको याद किया जाए और अपने गौरव के भारतीय इतिहास को, परंपरा को हमसे आपको जोड़ा जाए। ऐसा पहली बार हुआ है। गौरव गैलरी का निर्माण कराया गया है। आपने अभी देखा होगा कि पहला चैप्टर भारतीय ज्ञान परंपरा को समर्पित कर दिया गया। मुझे याद है मेरा एक दोस्त बनारस में मैं था तो बाहर से आया घूमने के लिए, मैं उसको लगा दिखाने ताज होटल, ये होटल का, अरे यार ये फालतू क्या दिखा रहे हो, ले चलो हमको दिखाओ, गंगा दिखाओ, अपना योग दिखाओ, अपना दर्शन दिखाओ, हिमालय दिखाओ, क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है। हमारे उसमें योगदान का योग से ऐसा दिखाओ कि हम लोग उड़ने लगे, अपना दर्शन दिखाओ, क्योंकि पूरा विश्व भारत के योग दर्शन का के प्रति उसकी नजरिया अलग तरीके के रही है। पुनः हमको उसको अपने पारंपरिक ज्ञान को अपने साथ जोड़ना है, जिससे कि पुनः हम उस शिखर पे पहुंच सकें जहां से हम लोग चले हुए हैं। एक ऑटोनॉमी की बात करें सर, जैसे आपसे चर्चा हो रही थी, एक उसमें बिंदु है ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी पे माना गया कि 3000 स्टूडेंट होने पर ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। मेरा मानना है सर, आप जैसे कह रहे थे, इस महाविद्यालय के पास 3,000 से ऊपर स्टूडेंट भी हैं, हर फील्ड में ये आगे भी हैं, नैक से मूल्यांकित भी हैं, सब कुछ दक्ष है, रिसर्च भी है, सब कुछ है। मुझे तो लगता है जब ये ऑटोनॉमी सब आएगा तो यह पहला महाविद्यालय होगा जो ऑटोनॉमस कॉलेज बन के उभरेगा, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जो ऑटोनॉमस।
अभी आपके नामी को हमने काम नहीं किया है, आगे इसकी बात होगी। प्रशासनिक सुधार, पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार की बात की गई, सबको प्रोन्नति दी गई है, न्यायिक से मूल्यांकन करा दिया गया है और जितने भी लोग हैं, जनहित गारंटी एक योजना है मुख्यमंत्री जी की, उसमें 14 सेवाएं उस पर अंकित कर दी गई हैं और वो पोर्टल के मॉनिटरिंग दर्पण पोर्टल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करते हैं। कितना है पारदर्शी व्यवस्था, ऑनलाइन आपका संबद्धता, ऑनलाइन आपकी मार्कशीट का डिस्ट्रीब्यूशन, इतना बढ़िया चीज हो रहा है। धीरे धीरे और विकास होंगे। और एक चीज़ जो समस्याएं आ रही हैं संबद्धता की, मूल्यांकन की, तो उसमें मेरा मूल्यांकन, उसमें लिखा गया है कि मूल्यांकन जो है सतत प्रक्रिया है, उसमें हमेशा मूल्यांकन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है कि पूरे साल हम लोग, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, पूरे साल हम लोग मूल्यांकन करते रहे, कभी जून में एग्जाम होते रहे, तो मूल्यांकन को हमको आपको सोचना होगा कि मूल्यांकन हम क्लासरूम में भी कर सकते हैं, 45 मिनट के एग्जाम में भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हमको और आपको अपने एकेडमिक कैलेंडर को इस तरह से बनाना होगा कि कभी जून के महीने की गर्मी में मूल्यांकन ना हो। ये सतत प्रक्रिया है। क्लास में मेरा मूल्यांकन मेरा विद्यार्थी करता है और विद्यार्थी का मूल्यांकन हम करते हैं। तो इसको प्रक्रिया को मानते हुए मूल्यांकन को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और एक चीज़ निराश होने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कमियाँ बताई, क्योंकि इन कमियों के मॉनिटरिंग के लिए स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है। 3 साल पूरा होने वाले हैं। जिस दिन 3 साल पूरा हो जाएंगे तो आप लोग से मिलता हूँ तो आप लोग कहते हैं अरे ये बड़ा लंबा सिलेबस, सब उठा के उसी में डाल दिए। इस सारी समस्याओं का संज्ञान शासन के पास है और स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है। स्टीयरिंग कमेटी को आप अपना रिप्रेजेंटेशन लिख के भेजिए और वह कमेटी उस पर विचार करेगी और विचार करके जो भी सुधार होगा उसको सुधार किया जाएगा, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है। सुधार होते रहेंगे, सुधार होते रहेंगे और नया भारत बनता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँ। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ महाविद्यालय परिवार का, इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर प्रदीप राव सर का, जो आज हम लोगों के यहाँ साथ में मंच पर नहीं है, कि धन्यवाद, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और बच्चों का कि इतनी बड़ी संख्या और ये अनुशासन के साथ उतनी दूर तक आप बैठे हुए, हम लोग तो पानी भी पी ले रहे हैं, आप लोग बिना पानी के कितने घंटे से बैठे हैं। मैं आपके जज्बे को नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, इसलिए क्योंकि आप इस परंपरा से आते हैं, परंपरा पहले होती है। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैडम, आपने बहुत अच्छी संगोष्ठी का 2 दिवसीय संचालन किया, मैं इनको सुनता रहता हूँ। कितने अवार्ड पा चुकी हैं, सामाजिक कार्य भी इन्होंने बहुत से किए हैं। मैं आपको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ भविष्य में इस तरह की गोष्ठियाँ होती रहेंगी और हम लोग आपकी सुनाते रहेंगे। पुनः महाविद्यालय में यहाँ से बहुत